हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि पटेल। वेलकम टू आवर चैनल एडुफाई इंडिया। तो आज का ये हमारे सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। ईवीएस सीरीज़ जो कि हमारी चल रही है उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। एंड अगर आप सीटेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एडुफाई इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स, वीडियोस एंड क्विजेज एट्सेट्रा के लिए। एंड अगर आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स सीटेट से रिलेटेड या केवीएस से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्लास 5th में एक चैप्टर है सुपर सेंसेस। उस चैप्टर में सेंसेस के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे उसमें सेंस कैसे हमारे वर्क करते हैं। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। एंड घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में। तो आपको ये चीज़ें स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये सब पूछ लेते हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। एंड घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, भरतपुर, जो कि राजस्थान में है। एंड आपको इसमें इस स्लाइड में एक इमेज दिख रही है जिसमें एक टाइगर है। उसके बारे में डिफरेंट व्यूज़ दिए गए हैं कि टाइगर कैसा, क्या चीज़ें उसकी, क्या क्वालिटीज़ है, क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं उसकी। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो सबसे पहली विशेषता क्या है उसकी कि टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। जो टाइगर होता है वो हमारी कंपैरिजन में 6 गुना बेहतर देख सकता है रात में। जो टाइगर होता है, एक टाइगर जो होता है वो रात में 6 गुना बेहतर हमसे देख सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही स्टेटमेंट 6 गुना की जगह 8 गुना या फिर 5 गुना कर सकता है, या फिर वो उसमें और चेंजेस कर सकता है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि जो टाइगर होता है वो सिर्फ 6 गुना मतलब हमसे ज़्यादा देख सकता है। फिर नेक्स्ट है क्वालिटी उसकी, द टाइगर्स whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air। मतलब जो टाइगर्स की मूँछें होती हैं, whiskers मतलब मूँछें, जो उसकी मूँछें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। एंड वो अगर एयर में कोई भी मूवमेंट्स हो रही है या फिर वाइब्रेशंस हो रही हैं तो वो उसको आसानी से सेंस कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। They help the tiger move in the dark and find its prey। जो टाइगर होता है, जो टाइगर की जो विस्कर्स होती हैं वो उसे अंधेरे में चलने में बहुत हेल्प करती हैं और अपने शिकार को पकड़ने में भी उसकी हेल्प करती हैं। चूँकि वो सेंस मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस को सेंस कर सकती है, इस वजह से वो डार्क में भी आराम से मूव कर सकता है और अपने शिकार को, अपने प्रे को आसानी से कैच कर सकता है। एंड थर्ड क्वालिटी उसकी है, अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। जो एक टाइगर्स की सुनने की क्षमता होती है वो इतनी तेज़ होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि पत्तियों की सरसराहट, क्या कौन सी पत्तियाँ सरसराहट हो रही पत्तियों की, या फिर कोई एनिमल मूव कर रहा है। तो इतनी तेज़ होती है उनकी सुनने की क्षमता, तो वो डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हैं कि ये पत्तियों की आवाज़ है या फिर किसी एनिमल के मूवमेंट की या किसी एनिमल के चलने की आवाज़ है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। जो ईयर्स होते हैं टाइगर के वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली आवाज़ों को सुनने में उसकी हेल्प करती हैं ताकि वो मतलब सुन सके और समझ सके कि किधर से एनिमल के मूव करने की साउंड आ रही है, या फिर वो अपने प्रे को कैसे किस डायरेक्शन में कैच कर सकता है। फिर थर्ड है, टाइगर्स मेक्स डिफरेंसेस साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइग्रेस। जो टाइगर एक जो टाइगर होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकालता है अलग अलग अपने कामों के लिए। मतलब वो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग साउंड्स क्रिएट करता है, अलग अलग साउंड्स निकालता है वो। जैसे अगर वो एंग्री होता है तो वो कैसे रोर करता है या किस तरह की आवाज़ें निकालता है वो डिफरेंट होती है। और अगर उसे टाइग्रेस को बुलाना है अपनी तो उसको वो कैसे, उस टाइम वो कैसे साउंड निकालता है तो वो अलग साउंड होती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों की साउंड डिफरेंट होती है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार
इट्स रोर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके दहाड़ने की आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। मतलब जो जब ये दहाड़ता है तो उसकी गूंज पूरे 3 किलोमीटर तक रहती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट है टाइगर के बारे में कि ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। मतलब जो टाइगर्स होते हैं उनका अपना इलाका होता है जो कुछ किलोमीटर्स तक कवर करता है। एंड टाइगर्स मार्क्स देयर एरिया विद देयर यूरिन। जो टाइगर्स होते हैं वो अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं? अपनी यूरिन से। वो अपनी यूरिन छोड़ देते हैं वो जो जिससे कि वो अपना एरिया मार्क कर सकते हैं। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine। जो टाइगर होता है वो आसानी से जान जाता है कि कोई अदर टाइगर उसके एरिया में आया है। और वो कैसे जानता है? उसके यूरिन की स्मेल से। ए टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। और जो इन लोगों में एक खासियत ये भी होती है, क्वालिटीज़ ये भी होती है कि ये अदर टाइगर के एरिया में जल्दी नहीं जाना चाहते हैं, ये जल्दी जाते नहीं हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सब बातें थी टाइगर के बारे में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि 6 गुना ज़्यादा देख सकता है हमसे रात में। एंड इसके जो विस्कर्स हैं वो वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स को सेंस कर सकती हैं। एंड जिसकी रोर है वो 3 किलोमीटर अवे 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। एंड ये अपने एरिया को कैसे मार्क करता है? अपने यूरिन से। और ये उनको पहचानता कैसे है दूसरे टाइगर को अपने एरिया में आने पर? उनके स्मेल ऑफ यूरिन, उनके यूरिन की स्मेल से। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये भी क्लास 5th का एक चैप्टर है, स्नेक चार्मस स्टोरी। मतलब एक सपेरे की कहानी। उसमें है सपेरे कैसे जो है क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका वर्क प्रोफेशन क्या होता है। तो उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपके सामने है। उसमें दिया है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन एक टाइप की डिज़ाइन होती है जो कि यूज इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। नाग गुम्फन एक टाइप का डिज़ाइन होता है जो कि यूज़ किया जाता है रंगोली बनाने में या फिर एम्ब्रॉयडरी करने में या फिर वॉल डेकोरेशन उससे होती है। और कहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है वो है सौराष्ट्र एंड गुजरात में एंड साउथ इंडिया साइड के कुछ हिस्सों में। वहाँ पे ये नाग गुम्फन बहुत अच्छा मतलब बहुत फेमस है। एंड सपेरों की एक जाति होती है जो बीन बजाती है, उसे कहते हैं कालबेलिया। कालबेलिया इज़ ए स्पीसीज़ ऑफ स्नेक चार्मस। आपको ये ध्यान रखना है कालबेलिया एक टाइप की जाति, एक कास्ट है, मतलब एक स्पीसीज़ है स्नेक चार्मस की, सपेरों की ही एक प्रजाति है कालबेलिया। द कालबेलिया डांस आल्सो हैज़ ए स्नेक लाइक पोज। ये तो कालबेलिया होते हैं, इनका प्रोफेशन क्या होता है कि ये सांपों को पकड़ते हैं एंड उससे अपना वो प्रोफेशन अपने घर मतलब अपनी जीविका चलाते हैं। वो सांपों को पकड़ते हैं फिर उसको ले जाते हैं, फिर कहीं मतलब उनको निकाल के फिर वो मतलब उसको वो बीन बजाते हैं। तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं। वो एक टाइप का प्ले कराते हैं तो वहाँ गैदरिंग हो जाती है लोगों की, जिससे इनकी अच्छी खासी वो जीविका चलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कालबेलिया लोग हैं ये एक टाइप ऑफ एक और करते हैं कि कालबेलिया डांस करते हैं, ये जो कि बहुत फेमस है राजस्थान साइड में ये लोग कालबेलिया लोग ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे कालबेलिया डांस करते हैं। और वो कालबेलिया डांस क्या होता है कि जैसे सांप बीन पे जिस हिसाब से बीन की वाइब्रेशन पे वो रिएक्ट करता है, जैसे जैसे एंगल में वो करता है, रिएक्शन देता है, उसी पोज में जैसे ये कालबेलिया डांस भी उसी के पोज में होता है। जैसे सांप पोजेस करते हैं उसी हिसाब से कालबेलिया लोग भी उसी पोज को बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेस बनाते हैं वो। बहुत सारी मुद्राएं ऐसी होती हैं जो नागों से या सांपों से मिलती जुलती रहती हैं, इसीलिए इसको कालबेलिया डांस को जो है बहुत फेमस है ये राजस्थान में। चूँकि ये कालबेलिया जो सपेरों की प्रजाति है वही करती है, इसलिए इस डांस का नाम भी कालबेलिया डांस है। एंड जो कालबेलिया प्रजाति के लोग जब सांप को जो है मतलब बीन बजाते हैं, उनको एक्शन कराते हैं उनका, तो जो है ये कालबेलिया प्रजाति के लोग जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उनमें है बीन है, तुम्बा है, खंजीरी है एंड ढोल है। तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको ये ध्यान रखना है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं बीन पार्टी के लिए उसमें है पहला तो बीन है, तुम्बा है, खंजीरी है एंड ढोल है।
तो इसमें एक और जानने वाली बातें हैं कि एक्सेप्ट ढोल ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल ढोल को छोड़कर बाकी जो 3 बीन एंड तुम्बा एंड खंजीरी हैं, ये तीनों किससे बनते हैं? सूखी लौकी से। बिटर ड्राइड गार्ड मतलब लौकी। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है नागगुम्फन की ये डिज़ाइन है, आपको ये रंगोली दिख रही होगी, ये रंगोली है, ये आपको दिख रही है ये नागगुम्फन की, ये नागगुम्फन ये डिज़ाइन है आपकी। एंड ये है आपका कालबेलिया डांस। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें उन्होंने कालबेलिया डांस में देखिए कैसी मुद्रा बनाई हुई, कैसे पोज बनाए हुए, एकदम मतलब जैसे स्नेक्स के उसी के पोजेस में इन्होंने बनाया हुआ है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आते हैं नेक्स्ट पे। उसमें दिया है कि जो 4 टाइप्स, मतलब सारे सांप पॉइजनस नहीं होते हैं, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। और उसमें से कौन कौन से हैं? पहला है कोबरा, एंड सेकंड है कॉमन करैत, एंड थर्ड है रसेल्स वाइपर जिसको कॉमन में डुबोया भी बोलते हैं, एंड फोर्थ है सॉ स्केल्ड वाइपर जिसे अफई बोलते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, कॉमन करैत, रसेल्स वाइपर, कॉमन कोबरा, सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर में क्या होता है कि उसकी जो स्केल्स पे जो डिज़ाइन बनी होती है वो सॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब सॉ मतलब आप उसे बोल सकते हैं आरी, या फिर गांव की भाषा में आरी ऐसे कुछ बोल सकते हैं। तो वो सॉ स्केल, इसीलिए उसको सॉ स्केल वाइपर बोलते हैं। एंड रसेल्स वाइपर एंड कॉमन करैत, ये सब, ये चारों जो सांप होते हैं ये पॉइजनस होते हैं। एंड फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होगा कि सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कौन सा फॉलोइंग में से, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन पॉइजनस स्नैक है या फिर कौन सा पॉइजनस स्नैक नहीं है। तो आप ये चारों का नाम जानते रहेंगे तो आप आसानी से उसमें एलिमिनेट कर लेंगे क्वेश्चन को और करेक्ट आंसर चूज़ कर लेंगे। एंड फिर नेक्स्ट है स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ, मतलब सांप की जो टीथ होती है वो हॉलो होती है और 2 टीथ होती है, उसे उनको क्या कहते हैं? फैंग्स कहते हैं। एंड जो पॉइजन इंटर करता है पर्सन की बॉडी में वो इन्हीं फैंग्स के थ्रू इंटर करता है। ये जो फैंग्स होती हैं ये उनके माउथ में एक डक्ट्स लगी होती है, उनके जो पॉइजन ग्लैंड होता है वहाँ से लगी होती है, जहाँ से पॉइजन डायरेक्ट उनके फैंग में आता है और जब वो किसी को काटते हैं तो फैंग के थ्रू वो पॉइजन उस पर्सन की बॉडी में इंटर कर जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि स्नेक के पास कितने फैंग्स होते हैं? 2 फैंग्स होते हैं, और जब किसी पर्सन की बॉडी में पॉइजन इंटर करता है वो फैंग्स के थ्रू करता है। एंड अब किसी को सांप ने काट लिया तो उसकी दवा भी होनी चाहिए। तो दवा है द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम स्नेक्स वेनम, एंड जो मेडिसिन बनी है वो उसी सांप के जहर से ही बनी हुई है। कहते हैं ना जहर ही जहर को काटता है, तो वो ये वाली कहावत यहाँ पे पूरी एकदम लगी है। तो उसी हिसाब से जो मेडिसिन बनी है वो स्नेक के वेनम से बनी है। आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 5th का, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसमें है कि जो टेम्परेचर होता है हमारा, उसमें एक सोल्जर होता है मार्टिन, उस पर एक वो किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि डॉक्टर ब्योमॉन्ट ने किया है, ब्योमॉन्ट उन्होंने किया है। तो उसी के बारे में हमें बताया गया, उससे क्या क्या पता चला है। उससे पता चला है कि द टेम्परेचर इनसाइड द स्टमक इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि हमारे स्टमक के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। एंड डॉक्टर ब्योमॉन्ट डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक ऑफ ए सोल्जर मार्टिन इन 1822। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि डाइजेशन की प्रोसेस किसने डिस्कवर की? सबसे पहले डॉक्टर ब्योमॉन्ट ने, और वो भी कैसे और कहाँ की? तो एक सोल्जर था मार्टिन नाम का, उसके पेट में, और किस ईयर में की? इन 1822। तो फिलहाल इसमें से आपको ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें ये है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मतलब डाइजेशन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया किसने डिस्कवर की? वो डॉक्टर ब्योमॉन्ट थे, और जो कि किस पे किया? सोल्जर एक था मार्टिन नाम का। एंड फिर थर्ड है द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ एसिडिक इन नेचर एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग के स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो पाए जाते हैं वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक, अम्लीय नेचर के होते हैं, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड फिर नेक्स्ट है काला हांडी। ये कहाँ पे है? एक डिस्ट्रिक्ट काला हांडी कहाँ पे? उड़ीसा में है, जहाँ पे मोस्ट राइस ग्रोज इन दिस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल ग्रो करते हैं, सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार वहीं पे होती है, और वहाँ से अदर स्टेट में भी चावल भेजे जाते हैं, उनका एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा होता है, कुछ स्टेट में बिल्कुल नहीं होता है चावल, तो वहाँ पे ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि काला हांडी कहाँ पे? उड़ीसा में है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, चावल पैदा होते हैं, मतलब पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है अत्रेयपुरम टाउन। अत्रेयपुरम टाउन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ये आप जानते रहिएगा। एंड उससे फिर आंध्र प्रदेश में एक फेमस है, जैसे हमारे यहाँ आम पापड़ बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में उसे क्या बोलते हैं? मामिडी तांड्रा। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि मामिडी तांड्रा किसे कहते हैं? आम पापड़ को। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पे। हमारा क्वेश्चन आज का क्या है? द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़, आपको फिल इन द ब्लैंक, इसको ब्लैंक को फिल करना है, एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो आपके यहाँ पे मैंने पहले ही आगे के उसमें बता दिया है, तो आपको अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर फटाक से करेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है न्यूट्रल, सेकंड है एसिडिक, थर्ड है अल्कलाइन, और फोर्थ है एम्फोटेरिक। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एंड आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एंड आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगेन हम बताना चाहूँगी कि आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।